हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो 70 और 74 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम रूरल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे एंड सॉरी कुछ टाइम से आपकी वीडियोस नहीं आ पाई थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। सो अब इससे रेगुलर वीडियोज आएंगी, तो आप लोग बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए और अपना रिवाइज जरूर करते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये कई बार शायद आपको पढ़ने को मिला हो कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि जब आप संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो उसमें भी वहाँ पे आप देखेंगे, या आप अनुसूचियाँ पढ़ते हैं, अनुसूचियों में ही भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। क्योंकि हमारी पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान बन के पूरा तैयार हुआ एंड 26 जनवरी 1950 तक जब लागू हुआ तो 8 ही सिर्फ अनुसूचियां थी। बाद में क्या हुआ कि कुछ अनुसूचियां ऐड की गई, जिसमें से अब हम बात करें कि 12 अनुसूचियां हैं, तो वो किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये जो 73वां और 74वां है, इसमें भी कुछ अनुसूचियां इस संशोधन के तहत ऐड की गई थी, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एंड जहाँ भी ज़रूरत पड़े इसकी आपको नोट्स भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें हुआ क्या था, पहले इसकी कहानी समझे। तो 1989 में क्या हुआ था कि जो सेंटर गवर्नमेंट थी, आपने तो दो संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ी इसमें। ठीक है, कि हमारे केंद्र सरकार में ऐसी बात उठी कि हमें दो संविधान के अनुच्छेदों में करना संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन संशोधनों का जो लक्ष्य था, वो मेन टारगेट इनका क्या था, स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। ठीक है, यानी कि मेन इनका जो पर्पस था ये संविधान में संशोधन करने की, क्योंकि हमने पहले भी देखा इसकी रूरल गवर्नमेंट की कि व्यवस्था इसकी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कि अभी मतलब जो भी है पूरा पावर सेंटर के हाथ में, रूरल गवर्नमेंट के पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो सिर्फ गवर्नमेंट रख देने से, कि यहाँ पे स्थानीय शासन की बात कर देने से उतने भर से बात नहीं बनती है और ना ही उतने से किसी को फ़ायदा मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा लगा वहाँ के लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी मजबूती लाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए क्या किया गया कि उन्होंने इसमें संशोधन करने की उनको सूझी और उन्होंने किया भी इसमें संशोधन। यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि क्या होता है, बाद में क्या हुआ कि सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। तो इसमें क्या यहाँ पे कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन, ये दोनों एक साथ ही किए गए थे। ठीक है, तो कब किए गए थे, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन जो था वो संसद में क्या होता है, पारित किया जाता है। और संविधान का जो 73वां संशोधन था वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा था। ठीक है, इन दोनों में ना बहुत मतलब कंफ्यूजन वाला आपको बिल्कुल भी नहीं पालना कि ये कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होता है आपका माइंड ना वो चेक करता है कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, तो वो घुमा के क्वेश्चन देगा, तो हमें नहीं कंफ्यूज होना। तो इसमें याद रखिएगा आप कि दोनों ही एक ही सन में हुए थे। बट जो 73 हमारा अमेंडमेंट था वो किसके लिए हुआ था, तो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा था और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से था। पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से कौन सा संविधान संशोधन आपका आएगा, 73 अमेंडमेंट। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है 74वां संविधान संशोधन, शहरी स्थानीय शासन या नगर पालिका से जुड़ा था। तो दोनों को प्लीज आप अभी नोट करिए, दोनों का सन एक है। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो एक पॉइंट पे आप लिखिए 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन, आगे लिखिए आप डैश करके 1992। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो गांव की स्थानीय सरकार से है, यानी शासन से है। और जो 74वां आपका अमेंडमेंट है वो किससे है, आपका स्थानीय, यानी कि हम बात करें शहरी स्थानीय शासन या नगर पालिका से है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट या 3 क्वेश्चन के आंसर रेडी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सन 1993 में
73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था वो लागू होता है। तो संसद में पारित कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। तो जब पारित की बात आएगी तो 1992, और लागू कब यानी अस्तित्व में कब होता है, आता है ये 1993। दोनों को ही याद रखना, लागू होना और पारित होना दोनों में ही धरती आसमान का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1993 में दोनों ही अमेंडमेंट जो थे वो लागू होते हैं। उसके बाद आता है कि हमने पहले भी देखा था कि जो रूरल गवर्नमेंट को राज्य सूची में रखा गया है, यानी कि स्थानीय हमारी सरकार को किस में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेशों की इस बात को छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाए, लेकिन क्या होता है कि संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधन मतलब कि जो भी हमारा संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके, और प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में क्या हुआ कि जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय भी दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ये बदलाव करते हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात कि एक पॉइंट आप और नोट करिए कि जो स्थानीय शासन है वो किस सूची का विषय है। तो स्थानीय शासन प्लीज अपनी अभी नोट्स में नोट करिए आप। स्थानीय शासन कहाँ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, इसके अंतर्गत आता है, या स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में आपके आता है, ये किस में आपका आएगा? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि राज्य का ही अधिकार है कि इसमें कुछ भी जो भी फेरबदल करेगी कर सकती है। अब क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, तो इनमें क्या क्या बातें हुई थी, थोड़ा सा इसको जानेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था में आए कुछ बदलाव थे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, स्टेट पीसीएस, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, उनमें सिलेबस में आपके प्री और मेंस में बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, किस संशोधन के तहत ये आया था, कैसे क्या है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे त्रिस्तरीय बनावट में। अभी हम ये देख रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या बातें कही गई हैं, देन हम 74वें पे आएंगे। तो दोनों को कंबाइन मत करिएगा प्लीज, यहाँ पे हम अलग अलग अब पढ़ रहे हैं कि जो पंचायती राज, क्योंकि गांव से रिलेटेड था ना कि स्थानीय शासन की हमने बात की थी 73वें पे पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें क्या हुआ? त्रिस्तरीय बनावट, यानी कि अब क्या करेंगे कि सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा जो था वो त्रिस्तरीय है। इससे यानी कि सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में क्या होता है कि एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं, यानी कि जो इसमें त्रिस्तरीय पंचायत कई बार आपने सुना होगा, इसमें एक दो कमेटी का नाम भी आता है, वो आगे बात करेंगे। 2 कमेटियां हैं, तो 2 स्तरीय के लिए है, एक कमेटी 3 स्तरीय के लिए है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो सबसे निचले पायदान पर है या कि कहें पहले पायदान पर है, वो आपकी क्या है? ग्राम पंचायत आती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है, एक ग्राम पंचायत में या तो एक ग्राम होता है या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मध्यवर्ती स्तर यानी कि बीच का जो पायदान होता है वो मंडल का है, जिसे प्रखंड या ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपकी हो गई पंचायत, दूसरे में क्या आता है आपका? मंडल, या कि कहीं कहीं पे मंडल या कहीं कहीं पे प्रखंड या कहीं कहीं सॉरी प्रखंड या ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपके ब्लॉक से आते हैं तो वहाँ पे आप बताते हैं कि हम यहाँ से आते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? तालुका भी कहते हैं, जो सेकंड नंबर का आपका आता है, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत। सेकंड नंबर पे प्लीज आप इसे लिखते जाइए, या तो पहले नंबर पे जो है नीचे से शुरू करिए आपका ग्राम पंचायत, देन आपका आएगा यहाँ पे प्रखंड लिख लीजिए, मंडल लिख लीजिए, चारों ही नाम लिख लीजिए, बेहतर होगा, ब्लॉक या तालुका। उसके बाद आता है कि इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। और क्या होता है कि जो प्रदेश आकार में क्या होता है? छोटे होते हैं, और ये वहाँ क्या होता है कि मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं, और सबसे ऊपर पायदान पर क्या होता है? जिला पंचायत का स्थान है। तो सबसे ऊपरी पायदान पर कौन आ गया आपका? यहाँ पे आपने निचले लिखा ग्राम पंचायत,
उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे मंडल हो गया आपका, प्रखंड हो गया या ब्लॉक कहें आप या कि आप तालुका कहें, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया आपका जिला पंचायत, यानी कि सबसे ऊपरी पे क्या आ गया, जिला पंचायत। तो सबका हेड जिला पंचायत, अभी इनमें से ही देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है कि इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है, यानी कि जो जिला पंचायत है, जो यहाँ पे जिसे हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर पे पूरे जितने भी हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय कोर्ट थे, वो सब आ रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे हाई कोर्ट पे बात यदि करते थे, तो हाई कोर्ट पे क्या आ रहा था, ये आपका हाई कोर्ट हो गया, इसमें तो सिर्फ आपके आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहे थे, आपके स्थानीय कोर्ट आ रहे थे। हाई कोर्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये सभी थे, ठीक है। तो ऐसे ही है कि यहाँ पे हमने देखा पहले आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा आपका जो भी प्रखंड मंडल या ब्लॉक की बात करें, और उसके बाद हम यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं ये जो आपका है पूरा, यहाँ से चाहे आप इसको कवर कर लीजिए कि ये पूरे इसके अंडर में ही आएंगे, ठीक है। दोनों ही किसके अंडर में आएंगे, जिला पंचायत के अंडर में आएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग मॉक इंटरव्यू देखते होंगे, तो देखे होंगे, यदि आके देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद अब क्या आता है कि संविधान के जो 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए, यानी कि जो 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि ग्राम सभा यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य रूप से बनाई ही जानी चाहिए, और पंचायत या हल्के में क्या होना चाहिए, मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है, और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य जो भी उनके होते हैं वो क्या होता है कि फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। तो इसके बाद अब क्या आता है आपका चुनाव। चुनाव की बात करें, क्योंकि यहाँ का भी चुनाव होता है, ये डायरेक्ट रूप से नहीं, मतलब कि यदि इनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, इनका इलेक्शन होता है, तो इसमें यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि पंचायती राज, अभी ये 73वें संशोधन में ही ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। तो प्लीज़ आप कहीं पे चाहे तो वो 73वां संविधान संशोधन लिख के, जहाँ पे आप अपनी नोट्स में लिख रहे हैं, उसके नीचे ये सारी व्यवस्थाएं लिखते जाइए कि चुनाव कैसे क्या हुआ। उसके बाद से यहाँ पे जो हमने अभी देखा है कि त्रिस्तरीय बनावट में आप ये तीनों का नाम लिखिए, तो ये पॉइंट वाइज आप प्लीज इसे ऐड करते जाइए तो बेहतर होगा, समझ में चीज़ें आपकी आती जाएंगी। चुनाव में क्या होता है कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। कहाँ कहाँ का आपका ब्लॉक का भी चुनाव होता है, आपका ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है, और आपका जिला पंचायत का भी चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्तरों का चुनाव होता है और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हम एक मतदाता होते हैं, चाहे तो हम एक उम्मीदवार भी बन सकते हैं, यदि उसका जो भी हमारा है कि चुनाव जितने वर्ष से लड़ सकते हैं, तो वहाँ से हम उम्मीदवार भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यहाँ भी इनका जो पंचायती है अवधि कितना होता है, 5 साल का होता है, गांव के सरपंच का भी और प्रखंड के जो भी हैं, और उसके बाद जिला पंचायत के जो है उनको भी यहाँ पे होता है कि 5 साल तक ही वो रहेंगे। और क्या होता है, यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है, तो इसके 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए, और निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे प्रावधान है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, यानी कि जब तक 73वां संविधान संशोधन जब नहीं था तब की यदि हम बात करें कि पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि जिनका जो मन करा कि ले लेते हैं तो उसी को बना दिया जाता था। जैसे यदि किसी एक क्लास का मॉनिटर बनाना है, तो कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, तो क्या करते थे कि क्लास वाले बोल देते थे चलो इलेक्शन क्या कराना है, इसे ही बना देते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि कुछ ऐसे भी होता है कि जहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है,
छात्रों का, तो उसमें से जो भी सेलेक्ट होगा तो उसे ही रखा जाता है फिर, कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी कि हाँ ये है, तो उसे फिर रखा। अब इलेक्शन ऐसे नहीं कि मतलब वो प्रचार करें, अपना अपना चुनाव चिन्ह बनाएं, ऐसा भी इलेक्शन नहीं होता। हाँ ये है कि देखा जाता है कि भाई दो खड़े हैं उम्मीदवार हैं, तो हाँ हैंड अप करो कि दो में से कौन किसकी तरफ है, तो एक का पहले नाम बोला जाएगा कि उसकी तरफ इतने दिन, दूसरे का बोला जाएगा, तो ऑलरेडी पता चलता जाता है कि मेजोरिटी किसकी तरफ है, किसे बनाना चाहते हैं लोग, तो उस हिसाब से बनते थे। ठीक है, उसी तरीके से पहले था अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद हर राज्य में लागू हो गया कि अब आपको प्रत्यक्ष रूप में ही करना होगा। अब क्या होता है, संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है। अब आता है या कि नहीं किया गया था, लेकिन अब किया गया है कि आपको 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना होगा। अब इसके बाद आता है यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया। आपने देखी कि उसमें दो बात हुई कि एक तो डायरेक्ट रूप से चुनाव होगा, देन यदि राज्य सरकार भंग होती है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। ठीक है, तो दो आपके क्लियर हुए। नहीं क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि ये कैसे हो गया, कैसे क्या हुआ, तो हम फिर से बताएंगे। लेकिन जब आप पूछेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया, तब बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूछा जरूर किया करिए जो भी नहीं समझ में आता। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये पॉइंट ऐड किया गया था, आरक्षण, रिजर्वेशन की बात आई। यहाँ पे क्या हुआ कि सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, और तीनों स्तर पर क्या हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई, यानी कि सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन के तहत ही 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कि 3 में से 1 महिला तो होनी ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 3 पुरुष में 1 महिला। अब क्या यहाँ पे होता है कि जो आपकी आती है तीनों स्तर पर क्या हुआ, तीनों स्तर का मतलब प्लीज अब आप याद रखिएगा कि वो 3 स्तर कौन कौन से थे और 3 स्तर कब जोड़े गए थे, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें के नहीं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वो 3 स्तर कौन कौन है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें आरक्षण की भी बात की गई, तो 1/3 महिलाओं के लिए बात की गई, एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे बताया गया कि इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और आगे देखिए यदि हम, और लेकिन एसटी एसटी को कोई इसमें मतलब इसकी नहीं तय की गई कि 1/3 ही दिया जाएगा या 1/4 दिया जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात पे दिया जाएगा। ठीक है, कि हर एक 10 लाख पे जितना, जैसे अभी होता है कि हर एक 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जाना है, उसी तरीके से कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा, कि जहाँ ज़्यादा सीटें होंगी वहाँ ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ कम सीटें होंगी वहाँ कम लोगों को दिया जाएगा, यानी कि जहाँ कम जनसंख्या होगी वहाँ कम सीटें होगी लोगों के लिए, जहाँ उनकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनके लिए ज़्यादा सीटें होंगी, इस हिसाब से किया गया। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया कि 1/3 मतलब 3 में से 1 महिला, 3 पुरुष में 1 महिला, और इसके बाद यहाँ पे जहाँ भी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ ज़्यादा सीटें आवंटित की जाएंगी। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़े वर्ग को भी सीटें मतलब सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीटों तक सीमित नहीं है, और तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन पद तक आरक्षण दिया गया है। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए क्या किया गया कि जो 1/3 सीटों का आरक्षण था उनकी व्यवस्था की गई। और इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। यानी कि इसमें क्या किया गया, तीनों ही स्तर पर एक तो महिलाओं के लिए भी छूट दी गई, और सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए नहीं कि 1/3 3 पुरुषों में 1 महिला। यहाँ पे अभी हमने देखा ना कि एससी एसटी में क्या कर सकती है,
उसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन हो रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे मान लीजिए 100 व्यक्ति है वहाँ पे 1 सीट, जहाँ पे 200 व्यक्ति है वहाँ पे 2 सीटें कर दी गई। उसी तरीके से क्या हुआ, एसटी में भी हुआ, और राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी के लिए भी कर सकती है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए भी यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ प्रावधान ला सकती है, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए तो था ही, तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से भी जो 1 सीटें थी उनमें से भी 1/3 महिलाओं को देना है, ठीक है, कि यदि पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है तो वहाँ पे महिलाओं के लिए भी व्यवस्था होगी। तो सिर्फ ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं बात की गई थी, महिलाओं का जो 1/3 था वो एससी एसटी ओबीसी हर एक कैटेगरी के लिए की गई थी। अब बात करते हैं यानी कि यहाँ पे दलित या आदिवासी वर्ग की जो महिला थी वो भी गांव की मुखिया बन सकती थी, ठीक है। तो वो तो होता है ना कि सरपंच बन गए तो सरपंच आइन, और मास्टर बन गए तो मास्टर आइन, वो तो ऑलरेडी पदवी मिल जाती है। तो वो पदवी नहीं, सरपंच मतलब सरपंच ही फिर बनना था उन्हें, और वो आज भी बनते हैं लोग वहाँ पे। होता है ना, अभी जो हमने परिसीमन कमेटी की बात की थी जो कि आरक्षण की तय करते कहाँ पे कौन सी व्यवस्था, मतलब कि इस बार इस पंचवर्षीय में किसकी सीट आ रही है, यानी कि जनरल कैटेगरी की आ रही है या ओबीसी की आ रही है, एसटी की आ रही है, एससी की आ रही है, उसमें से महिलाओं की आ रही है, पुरुषों की आ रही है। हालांकि एक सबसे बड़ी जो मुझे दुख की बात लगती है कि महिलाएं पार्टिसिपेट तो करती हैं लेकिन उनके नाम के पीछे कोई और ही वहाँ पे सत्ता संभाल रहा होता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और आज भी मैं आंखों देखा हाल बता रही हूँ कि जिस गांव में मैं रहती हूँ वहाँ की जो मुखिया है वो महिला है, ठीक है, लेकिन जो उनका कार्यभार है उनके बेटे संभाल रहे हैं। कोई नहीं जानता उस महिला का जो नाम है, ठीक है, नाम से उनके पूरा काम उनके बेटे जी संभाल रहे हैं। वो महिला तो खुद नहीं जानती कि हमारी आज तक मीटिंग कहाँ हुई होगी। ये हाल है यहाँ, मतलब कि महिलाओं का, कि आपने आरक्षण भी दे दिया, रिजर्वेशन भी दे दिया, सब कुछ है, पेट्रियार्की के तहत यहाँ पे मतलब आप बन जाओ, क्योंकि पुरुषों की सीट नहीं आई तो मजबूरी उनकी संविधान में लिखा गया है, अब मजबूरी है कि महिला को ही खड़े करना पड़ेगा। तो वो तो महिला का नाम लेके सत्ता तो खुद ही संभाल रहे हैं यहाँ पे। उनका सब सरपंच साहब उन्हें ही कहते हैं, उनके बेटे को ही, कोई नहीं जानता कि उनका जो भी शायद मीना देवी नाम है, ठीक है, हम लोग भी कंफ्यूज है कि उनका नाम भी क्या है। तो यहाँ पे कि वो गांव की सरपंच है। और आप लोग भी देखिए प्लीज, मतलब मेरी बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत किया करिए, थोड़ा आप लोग यदि जो मैं बोलती हूँ उससे सर्च करने की कोशिश किया करिए कि क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हर जगह अपवाद होता है, तो कहीं कहीं महिलाएं बहुत आगे तक प्रोग्रेस करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था करते हैं। हमने गीता जी की बात पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि उन्होंने तालाब वगैरह के लिए कितना वेल मेंटेन व्यवस्था की, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादातर केस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि सीटें तो महिलाओं की आई थी, लेकिन वहाँ पे कर क्या दिया गया कि वहाँ पे फिर, और हाँ ये भी होता है कि इस बार जनरल कैटेगरी में महिलाओं की सीटें हैं और एससी कैटेगरी में महिलाओं की सीटें सबके लिए आती हैं, तो फिर उनके नाम पे शासन सत्ता कोई और संभाल रहा होता है। और आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और नहीं समझे तो प्लीज़ आप लोग पहले ये देखिएगा कि यदि आपके गाँव की कोई महिला सरपंच है, तो मैंने कुछ को अपवाद छोड़ दिया कि आपके गाँव में हो सकता है कि अच्छा काम वही कर रही हो, लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी शक्ल भी ना पहचानते हो। ये भी सिचुएशन आपके सामने बन सकती है, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है जब वुमेन यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम कुछ ऐसे बातें कर सकते हैं और ये करनी ही पड़ती है, क्योंकि आज जहाँ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो उस तरीके से अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी और हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, उन्हें और आगे लाने की ज़रूरत है। सिर्फ अभी इतने से काम नहीं चल रहा, वो हम लोग सीधे तौर से देख रहे हैं। और आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी अपने गांव का बताया, ऐसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब क्या होता है कि विषयों का स्थानांतरण, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका फेरबदल किया गया। इसको यदि हम देखें तो ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, यह पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए और इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध क्या था, स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से रिलेटेड थे।
तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत? 11वीं अनुसूची। इसे भी आप नोट करिए, ठीक है। और कुल ऐसे 29 विषय लगभग थे जिन्हें कि मतलब इनमें राज्य सरकार के अधीन थे, जिन्हें स्थानीय गवर्नमेंट के अधीन करने थे। तो आप देखेंगे कि जब अनुसूचियों में कि राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो पहले किसी में ज़्यादा थे, किसी में कम थे। बाद की में इनकी संख्या का ना थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, ठीक है। आज आप देखिएगा कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, कि कितने विषय संघ सूची में है, कितने राज्य सूची में, कितने समवर्ती सूची में है, और अब वर्तमान संविधान में इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है, और हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। और यानी कि सीधे से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये है कि उन्हें कितने सब्जेक्ट देना है, कितने नहीं देना है। और भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को 73वें के प्रावधान के यानी कि 73वां जो अमेंडमेंट हुआ उसके प्रावधानों से दूर रखा गया था, और वे प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे ये जितने भी प्रावधान अभी हमने पढ़े तो शायद उनमें लागू नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1996 में अलग से एक अधिनियम बना, और पंचायती व्यवस्था के प्रावधान के दायरे में क्या हुआ कि इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक जो आदिवासी समुदायों में क्या हुआ कि जंगल और जल जोहर जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं, और इस कारण क्या हुआ कि ये नए जो अधिनियम थे तो आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की भी रक्षा की गई थी। और इसमें यदि हम देखें यानी कि इसमें जो बताया गया ना भी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। कुछ ऐसे आदिवासी एरियाज थे कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ तो जो पुराना ढर्रा जो उनका था उसी पे वो चलते रहे। इनका कोई इस पे मेन या कि कहे कि जीरो के बराबर ही असर पड़ा इनमें, ठीक है। और इनके जो भी रीति रिवाज थे वो अपने अनुसार से उनका भी देखभाल करते रहे, और इस उद्देश्य से क्या हुआ कि ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए, और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों से क्या किया गया कि ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती थी है। और क्या हुआ कि इस अधिनियम के पीछे मूल विचार क्या था इनका कि स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है, यानी कि विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से क्या हो कि इस विचार की संगति बैठती है, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कुछ विषय थे जिनका हस्तांतरण किया गया, इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई। और इसके बाद ये आर्टिकल है, इसे आप लिख लीजिए 243। इसमें क्या बात की गई है 243 जी है। 243 के आर्टिकल आपको अणा तक मिलेंगे, क से अणा तक मिलेंगे, ए से जेड, जेड ए बी भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो 243 का जी है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीसीएस का 2019 का क्वेश्चन था कि 243 डी के बारे में पूछा गया, सॉरी 243 के बारे में पूछा गया था कि इसमें क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसके ए बी सी डी जी एफ जितने भी हैं ये उनका अलग अलग से आपको रट्टा मारना। कॉन्स्टिट्यूशन की आप किताब खोलिए, पीछे पूरे ये सारे के सारे लिखे गए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ पे जी पे क्या बात की गई है कि पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि पंचायतों की जो भी शक्ति है उनके कुछ प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व। 243 जी ये बात करता शक्ति की बात, ठीक है। पंचायतों को पावर की बात कौन कर रहा है 243 का जी, प्लीज आप इसे याद रखिएगा। और किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों पंचायतों की ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। तो किसी प्रदेश की इसमें जी में ही बात किया जाता है कि कौन इसे अधिकार दे सकती है, तो प्रदेश की विधायिका, ठीक है। तो मेजर जो है इसमें कि क्या है 243 जी में, तो पंचायतों की शक्ति है कि कैसे इन्हें शक्ति दी जाए। तो शक्ति कौन देता, वो तो विधायिका के हाथों में है कि किसी भी स्टेट की आपको देगी, लेकिन ये मेन शक्ति की बात है। और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आज से मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ये 243 ए से लेके
243 जो आपका जेड है, जेड ए है, जेड बी है, वो सारी चीज़ें जितने तक भी है, और का से लेके आड़ा तक, हिंदी इंग्लिश जो भी आप समझे, तो आपको क्या करना है कि वहाँ तक पूरे आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पूछे जाते हैं। इसी तरह मैंने बताया ना कि 2019 में ही पूछा गया था कि 243 के में क्या बातें कही गई हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि क्या है। आप सोचें कि 243 में तो आपकी पंचायती राज व्यवस्था बहुत एक्साइटेड होके लगा दे, तो जी नहीं, वो नहीं होगा। जो उसमें लिखा गया कि शक्ति की बात की गई है, उसके कार्य की बात की गई है, उसके किसकी बात की गई है, वो चीज़ें दी गई हैं उसमें। हमें उस पे गौर करना है कि चुनाव की बात किस में दी गई, उसकी कार्यप्रणाली की बात कौन से आर्टिकल में है, वो सब देखना है। और कहीं नहीं ढूँढने जाना, आपको सीधे के सीधे या तो गूगल पे मिल जाएगा, या तो आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी यदि, तो उसके जस्ट पीछे आप सबसे पीछे खोलिएगा, वहाँ पे जितने आर्टिकल है वो सारे मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जो 11वीं अनुसूची में कुछ विषय दर्ज किए गए थे, जो कि कहाँ पे देना, तो रूरल गवर्नमेंट को सौंपना था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से रूरल गवर्नमेंट को देना था। यहाँ पे था कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचयन के विकास थे। और इसमें यदि हम देखें कि लघु उद्योग भी था, और इसमें खाद्य प्रसंस्करण की भी बात की गई, ग्रामीण आवास की भी बात की गई, पेयजल की, सड़क की, पुलिया की, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई, गरीबी उन्मूलन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया, शिक्षा, और इसमें जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है शिक्षा में, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की, अभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की है। उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की भी बात की गई, पुस्तकालय की भी यहाँ पे बात की गई, और सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, यहाँ पे स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल भी आ जाता था, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी भी शामिल है, और परिवार नियोजन की बात की गई, महिला और बाल विकास की भी यहाँ पे बात की गई, सामाजिक कल्याण की, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी बात की गई है, जो पीडीएस की बात करते हैं आप, पीडीएस की यानी कि जो आपको सहकारी बैंक से अनाज मिलता है, तो उसकी बात भी यहाँ पे की गई। तो ये सारी बातें इसमें ऐड की गई, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है, और इसमें कि क्या क्या आपके ग्रामीण यानी कि जो स्थानीय गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। कभी वो आपसे कहे ना कि हम तो आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, काम कर रहे हैं। और यदि काम करना चाहे ना वो लोग तो बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे विषय तो उनके अंतर्गत रखे गए हैं, 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। लेकिन क्या वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? आपको दिख रहा है कि आपके ग्रामीण में ऐसी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं कि आपके जो भी है पीडीएस की सुविधा बहुत अच्छी तरीके से हो, कि जिसको रियल में नीड है उससे क्या सहकारी दुकान से अनाज मिल रहा है? क्या उतने ही रुपए में वो अनाज दे रहे हैं, या सेठ महाजनों को वो कट्टी के कट्टी निकाल दे रहे हैं बोरों के? तो ये सारी चीज़ें आप एक जागरूक नागरिक की तरह सोच सकते हैं, और यहाँ पे आप जाके लड़ भी सकते हैं हक के लिए कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्या वहाँ की जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की आपकी जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गरीबी उन्मूलन में कोई अच्छे से काम यहाँ पे किया जा रहा है? मनरेगा वगैरह की जो व्यवस्था उसे सही तरीके से चला पा रहे हैं ये लोग कि नहीं चला पा रहे हैं? वयस्कों के लिए जो भी सुविधाएं वो हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे आपके लिए है कि लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए, कि आपको मिल रही हैं सुविधाएं? यदि नहीं मिल रही तो आप अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि इसमें तो सारी बातें कही गई हैं। लेकिन यदि वो एक काम कर रहे हैं तो भैया हमें अब वोट दो तो हम आगे की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा ये सारी बातें होता है। तो आप लोग, क्योंकि होता क्यों ना कि वो हमें इतना उल्लू समझ के रखते हैं, क्योंकि हम लोग हैं, पता नहीं है हमें कि चीज़ें। अभी आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या ऐड किया गया है। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? इसे 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, या आपके गांव की सरकार से रिलेटेड है, ग्रामीण सरकार जो है आपकी स्थानीय शासन उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता आज तक कि ये भी इनके काम है। ये सारे यही ग्राम पंचायत ही करवा सकते हैं, हमारे प्रखंड ही करवा सकते हैं, या कि हमारी जिला पंचायत करा सकती है, हमें पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो हम करवाएंगे कहाँ से? और इसीलिए फिर होता है कि जो भी वो करते हैं सांसद विधायक अपना आए बताए 4-5 इधर उधर किए, और फिर वो निकल लिए टाइम से। हम तो कहते हैं विधायक जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया हमारे लिए, कोई एक बहुत अच्छी बात कर दी तो हम सोचते हैं कि वाह,
बाकी तो हम सोचते हैं कि वो तो मतलब हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखनी है। अब आते हैं आगे, इसमें क्या-क्या बातें कही गई थी। ये जो राज्य चुनाव है ना, तो इसके बारे में देखेंगे कि राज्य चुनाव के बारे में भी कुछ बातों का ज़िक्र किया गया था। तो इसके मतलब कि क्या कैसे होगा, तो क्या हुआ था कि प्रदेशों के लिए ज़रूरी है कि वे एक राज्य, भी 73वां संविधान संशोधन है, प्लीज़ जो ये पॉइंट वाइज़ नोट करते जाइए आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। जहाँ पे जो हमने 243 के की बात की थी ना, तो वो इलेक्शन से रिलेटेड ही था। लेकिन अब इलेक्शन से रिलेटेड था तो कोई ऐसे सोचे कि इलेक्शन कमीशन इसके अंदर का अंडर में आता है, तो नहीं आता है। अभी हम देखेंगे वो सारी चीज़ें भी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे, और इस आयुक्त की जिम्मेदारी क्या होती है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले क्या होता है कि यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत में या भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी यानी कि स्वायत्त या ऑटोनॉमस है। बहरहाल प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त एवं क्या होगा कि एक स्वतंत्र अधिकारी है, और उसका अथवा उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयुक्त से नहीं है या चुनाव आयोग से नहीं है। तो इसे भी आप नोट करिए कि जिस तरीके से आपके सेंटर गवर्नमेंट में जो चुनाव आयुक्त है, वहाँ पे वो पूरी तरीके से उन्हें फ्रीडम होती है, ठीक है। हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री कोई मतलब किसी का भी इलेक्शन हो रहा है, उनके पास कोई दबाव नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। और उसी तरीके से आपके यहाँ पे राज्य चुनाव आयुक्त की भी व्यवस्था की गई है, राज्य चुनाव आयोग भी बनाया गया है, और ये भी पूरे तरीके से स्वतंत्र है। और राज्य चुनाव आयोग का सबसे बड़ी जो समझने की बात है कि राज्य चुनाव आयोग का संघ चुनाव आयोग से या राष्ट्रीय चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लेना देना नहीं है कि उनके वो परामर्श ले या उनके अधीन है, कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। पूरी ऑटोनॉमस बॉडी है, ये स्वायत्त बॉडी है, ठीक है। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में स्टेट के कोर्ट है या हाई कोर्ट है, लेकिन इसमें जो राज्य चुनाव आयोग है वो हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज इसे आप लिख लीजिए, इसे याद रखिएगा। और ये कब बात कही गई थी? 73वें संविधान संशोधन में ही यही बात कही गई थी। उसके बाद क्या आता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की यदि हम बात करते हैं, ये भी 73वें में ही ऐड किया गया। यहाँ पे क्या बातें की गई कि प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। एक वित्त आयोग बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी 14वां 15वां जो भी वित्त आयोग चल रहा होगा, हाँ, इसमें क्या बताया गया कि हर 5 साल पे जो वित्त आयोग बनता है वो 5 साल तक रहता है, वो सलाह देने के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हर 5 साल पर प्रादेशिक वित्त आयोग बनता है, मतलब कि बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की समस्याओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ क्या करेगा कि प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्था के बीच, तो दूसरी तरफ यह शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का क्या करेगा? पुनर्वलोकन करेगा। और क्या होगा कि इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। यानी कि इनमें जो होगा, ये वित्त आयोग की व्यवस्था की गई कि ये आवंटित करे हर चीज को, और यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा इस वित्त आयोग में भी ना आ जाए, उसके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था की गई। और अब देखते हैं यहाँ पे हम 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, कि 74वें संविधान संशोधन में क्या कैसे होता है। यदि हम इसकी बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय शासन से है या कि नगर पालिका से है, ठीक है। तो इसे आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे पहले ही। क्या होता है कि शहरी इलाका किसे कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यदि आप शहर की बात करें कि किसे कहते हैं, तो पहले आप इसे समझ लीजिए, बाद में मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान
पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाकों में, यानी कि पहला है कि कम से कम 5,000 की जनसंख्या, प्लीज इसे आप नोट करिए। जो नगर पालिका, कभी कभी ये पूरे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि नगर पालिका क्वेश्चन मार्क लगा के, और उसमें ये फैक्ट दे दिए जाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे फिर बाद में। इसलिए आप अपनी अभी नगर पालिका या कि शहरी ग्रामीण इलाका, तो इसे आप लिखिए प्लीज। ठीक है, मेरे साथ ही कि किस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। तो या तो पहला क्या हो कि कम से कम 5,000 की जनसंख्या वाला वो एरिया। एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 3,000 जनसंख्या हो सकती है, ज़्यादा नहीं। यदि ज़्यादा होगी तो वो गांव कहलाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 5,000 जनसंख्या होनी ही जरूरी है। और इस इलाके में क्या हो कि कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो, यानी कि 75% से अलग जो लोग होंगे वो खेती बाड़ी कम करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जो तीसरा आपका यहाँ पे शर्त आता है कि जनसंख्या का घनत्व कम से कम कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कि यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति, आपको कम से कम 400 व्यक्ति मिले। और उसके बाद सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। अब शहरी इलाका यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है, या नगर पालिका से, आपने नगर पालिका बहुत सुना होगा। शहर का मतलब ही यदि हम कहें तो आपके दिमाग में जब भी हम शहर बोले तो शहर क्या आता है आपका, आपकी सिटी आती होगी, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट आता होगा, कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका, क्योंकि स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ आता होगा। या तो हम कहें तो फिर आपके बहुत बड़े बड़े MP UP बिहार मुंबई ऐसे शहर आते होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। लेकिन इसमें जो शहर का डिफाइन किया गया है, नगर पालिका मेन है कि नगर पालिका आपको समझ में आए इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें और ये भी, ये शहर जो है आपका भी सर्वे आया, इकोनॉमी सर्वे आया, बजट आया, तो ग्रामीण सरकार के लिए और शहरी गवर्नमेंट के लिए भी बातें की गई हैं। तो यहाँ पे ये शहरी का ही मतलब आपको समझाया जा रहा है। क्या है कि शहरी स्थानीय शासन। ठीक है, ये शब्द आप जोड़ के चलिएगा, शहरी शासन मत लिखिएगा, शहरी स्थानीय शासन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या होगा कि कम से कम 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होगी, आज आप लोगों का काम है कि आप लोग अपने गांव के सरपंच से या तो अपने पापा से, जो भी जानकार हो, ऐसे जानकार जो एग्जैक्ट जानकारी दे सके कि आपके गांव में कितनी, क्योंकि गांव में 2 से 2,500 या 3,000 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं हो सकती। 5,000 से आप मान के चलिए कि कम ही होगी एक गांव में। ये बहुत बड़ा गांव हुआ ना, तो वहाँ पे मान लीजिए कि 5,000 से कम जनसंख्या 4,500-4,000 हो सकती है। इतनी ज़्यादा तो खैर किसी गाँव में नहीं होती है, लेकिन हो सकती है। बहुत ही बड़ा मैं मान लेती हूँ कि बहुत बड़ा आपका गाँव है तो हो सकती है, लेकिन 5,000 से कम ही होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो लोगों के गांव में क्या होता है कि 75% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनकी आय जो होती है वो किसानी पर ही निर्भर करती है। लेकिन जो नगर पालिका के लोग होते हैं उनकी आय जो होती है किसी अफसरशाही गवर्नमेंट पैसे के या कुछ वो अलग तकनीकी काम कर रहे होते हैं, वो खेती बाड़ी से उनकी आय नहीं चलती है। तो ये आपका यहाँ पे इसलिए बताया गया कि 75% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी का काम ना करते हो नहीं लिखा इसमें, ना करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया कि जनसंख्या का जो घनत्व होगा वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होगा। और 2011 नहीं 2001 की जनगणना के अनुसार क्या बताया गया कि भारत की 28% जो है जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है, हालांकि अब ज़्यादा हो गई है। तो ये आपको याद रखना है कि शहरी इलाका आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। नगर पालिका आपने कई बार सुना होगा कि नगर पालिका ये है वो है, अब समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन के संविधान के 73 यानी कि संविधान संशोधन में और संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। लेकिन क्या हुआ कि यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। मतलब कि इसमें क्या बताया गया कि 73वां और 74वां एक दूसरे से ओवरलैप है, लेकिन थोड़ा सा ये एक ग्रामीण के लिए है, एक शहरी के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कि 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि इसके सभी प्रावधान, मसलन प्रत्यक्ष चुनाव,
यानी कि डायरेक्ट चुनाव, आरक्षण और विषयों का हस्तांतरण प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग यानी कि 74वें संशोधन। और उसके बाद क्या हुआ कि 74वें में क्या होता है आपका शामिल है, और यहाँ पे तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संविधान के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार जो होगी कुछ एक निश्चित कार्य करने की मतलब की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दें, और ये कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। और यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखनी है कि जैसे हमारे ग्रामीण में क्या होता है कि सरपंच होते, और नगर पालिका में नहीं सरपंच होते हैं, ठीक है। तो जो सरपंची जो शासन है, मुखिया जो होते हैं वो आपके गांव में होते हैं, नगर पालिका में आपके सरपंच नहीं होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है आगे यहाँ पे कि क्या कैसे होगा इसमें 73वां और 74वां संशोधन का क्रियान्वयन। कहीं ना कहीं ओवरलैप है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस हैं। और इसमें अब सभी क्या हुआ कि प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं, और इस अवधि में यानी कि 10 वर्ष क्या 1994 से 2004 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2000 अभी हम 21 में हैं, 10 से ज़्यादा वर्ष हो रहे हैं। आप लगा लीजिए कि 20-25 वर्ष हो रहे होंगे। और क्या हुआ यहाँ पे कि ई प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में अब तक तो कितने 3 दफ़े चुनाव हो चुके हैं। लेकिन 3 दफ़े ये पुराना डाटा है, अभी तक हर 5 साल का गैप लगाइए आप, कई बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग आगे देखते इसमें क्या हुआ कि आज ग्रामीण भारत में जो जिले क्या है कि जो जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की जो संख्या है 6000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है, थी पहले, ठीक है। अब तो और बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि करीब जो ग्राम पंचायत जिला पंचायत उनकी संख्या 5,000 भारत में बात की जा रही है, एक स्टेट में नहीं, कि ग्रामीण भारत में कितने जिला पंचायत है 500। अभी आप करंट डाटा चेक करके और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अभी ये कितने हैं, यानी कि जिला पंचायतों की संख्या पूरे भारत में कितनी है। उसके बाद मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या कितनी है, और ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब क्या आता है कि शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम है। ये डाटा पुराना है, प्लीज़ आपको नया डाटा चेक करना है। ये काम आप खुद से करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे, ढूंढेंगे, थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज़्यादा दिमाग में सही से बैठ पाएगा। और उसके बाद क्या है कि जो नगर पालिका है वो 2000 नगर पंचायत मौजूद है। और यहाँ पे हम देखते हैं 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायत है। हर 5 वर्ष क्या होता है कि इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। और यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा जो आपकी क्या होती है संसद होती है, तो संसद को एक साथ रख कर देखें तो क्या होगा कि इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व की संख्या जो है 5,000 से कम बैठती है। और स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण कि इसमें यदि हम देखें तो क्या होगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें जो संशोधन होते हैं ने क्या किया कि देश भर की पंचायती राज व्यवस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। और इन स्थानीय संस्थाओं की यदि हम मौजूदगी की बात करें तो इसने क्या किया कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि मिली है। इससे क्या होगा कि शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार हो गई, यानी कि पहले अपने अपने मर्जी के चल रहे थे स्टेट, संशोधित हुआ 73वां 74वां आया, उसमें कर दिया गया हर स्टेट को बात माननी पड़ेगी, हर स्टेट अच्छे तरीके से करेंगे। और जब किया गया तो काम बेहतर समझ में आया। अब यहाँ पे आता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण
यहाँ पे क्या होता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई और आरक्षण का जो भी प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है, यानी कि यहाँ पे अध्यक्ष और सरपंच दोनों के पद के लिए है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच के पदों पर आसीन हुई। लेकिन मैंने आपको बताया कि सच्चाई से आपको मुकरना नहीं है, लिखते टाइम भी आप उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि यदि आप पॉलिटी में ये पढ़ रहे हैं ना, ये आप ऐसा सब्जेक्ट मत पढ़ा करिए कि हमने सिर्फ यहाँ पढ़ लिया कि 200, यानी कि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हुई। अभी 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 पढ़े ना जस्ट हमें कि बड़ी संख्या में अध्यक्ष और सरपंच के पदों पर महिलाएं आसीन होती हैं। यहाँ पे बताया गया कि आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में क्या हुआ कि 30 महिलाएं मेयर यानी कि महापौर हैं, और जो आपके नगर निगम होते हैं उनमें नगर पालिका और नगर निगम में भी दोनों में अंतर है। ठीक है, तो दोनों को भी थोड़ा सा आपको समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके कि नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वो चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो महापौर होते हैं, थोड़ा सा नगर निगम जो शहरी इलाकों पे होता है, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। जैसे बड़े बड़े महानगरों से जुड़े जो होते हैं, नगर पालिकाओं में क्या होता है, 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है और संशोधन पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाएं क्या करती हैं, महिलाओं ने ज़्यादा, या कि हम बात करें तो वो अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को अर्जित किया है। और इन संस्थाओं में क्या हुआ कि महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है, यानी बहुत अच्छी हुई है। अनेक महिलाओं ने क्या किया है कि अनेक महिलाओं मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उनमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। और इसके बाद हम देखें कि अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा। लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। अभी जो मैंने आपको इसके पहले ही इसका आईना दिखाया कि महिलाएं तो पद पे आसीन हो रही हैं, लेकिन पीठ पीछे जो काम कर रहा है, जस्ट अभी राइटर ने लिखा ना यहाँ पे कि बहुत तेजी से कमी आई है, बिल्कुल एग्जैक्टली कमी आई है। क्योंकि बड़े बड़े जो हैं, जहाँ पे जैसे निर्मला सीतारमण जी हो गई, स्मृति ईरानी जी हो गई, इनके पीछे हो सकता है कि कोई पुरुष ही हो, लेकिन इनके काम के लिए वही आगे आ रही हैं। ठीक है, यदि मीटिंग हो रही है तो इनके हस्बैंड मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे, यही आ रहे हैं। लेकिन एक सरपंच की मीटिंग हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक कमी आप बता भी सकते हैं। और इसमें ना यहाँ पे जो अभी मैं बताने वाली थी कि जब भी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से मत ऐड करिए। यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 1/3 महिलाओं के लिए दिया जाता है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में आपको जो महिलाओं से रिलेटेड है, महिला सशक्तिकरण के बारे में दिया गया है, तो जब आपका वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं कि 1/3 आरक्षण की बात की गई है इलेक्शन में भी ग्रामीण इलाकों में, या कि आपको हम बात करेंगी जो भी जितने त्रिस्तरीय पूरे इलाकों की बात सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, या राज्य स्तर में हर एक उसमें दी गई है। लेकिन इनके पीठ पीछे जो रियलिटी है कि काम कौन कर रहा है, आज महिलाओं की भागीदारी बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है, लेकिन बढ़ उतनी ही रही है कि उनकी जो उपस्थिति है बहुत कम है। और इसके लिए सुधार करना चाहिए। आप सुझाव देने वाले, आपको बेशक सुझाव देना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि यदि महिला सरपंच बनी है, गांव की मुखिया बनी है, तो मीटिंग पे महिला ही अटेंड हो, वहाँ पे उसका हस्बैंड मीटिंग अटेंड करने मत आए। ग्राम सभा बुलानी है तो एक महिला है ना सरपंच, तो वो आके जो भी गांव की समस्या उसे सुने, उसका बेटा या उसका पति क्यों आके सुन रहा है? महिला तो सरपंच थी ना, तो फिर उसका बेटा या पति आके क्यों सुने यहाँ पे गांव वालों की समस्या, क्यों वो निपटाए? मतलब उसका तो आप मोहरा बना रहे कि हमारी इस बार नहीं आ पाई सीटें तो महिला को ही खड़ी कर देते हैं, हम करना तो हमें ही काम है। तो यदि उसमें आपको एबिलिटी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं महिला में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी जगेगा कि हम भी ये कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे वही हो गया ना कि सरपंच हैं हम, बाद में उस महिला को खुद अब नहीं पता होगा कि हम सरपंच भी हैं गांव के कि नहीं है।
क्योंकि मैंने बताया ना कि आज हम लोग भी यही जानते हैं, पूरा गांव यही जानता है। बच्चे बच्चे से पूछा जाए कि आपके गांव का मुखिया कौन है, तो वो भी यही बताएंगे कि हमारे गांव के मुखिया तो यही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये विडंबना बहुत बड़ी है और इसमें सुधार करने की जरूरत है और इसे करना चाहिए। और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले कि क्या कैसे हो रहा है, आप बिल्कुल ऐसे लिखने से और सुझाव देने से ना हिचकिचाएं, क्योंकि ये कमीशन वालों को भी पता है, वो सच्चाई ही आपसे सुनना चाहते हैं। आप सरकार की तारीफ भी ऐसे करो कि उनकी बुराई भी हो जाए और बहुत मज़े से तारीफ भी हो जाए। हमें काम ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद यानी मारते भी जाओ, आप सॉरी भी बोलते जाओ, किसी को बुरा भी ना लगे। अब क्या होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। और इसके साथ ही क्या किया गया कि अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। और भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है। और यहाँ पे यदि हम देखें कि स्थानीय शासन में क्या हुआ कि शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। और इससे स्थानीय निकायों की जो भी आपकी सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव हुआ है। और निकाय यदि हम देखें किसकी सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक सच्चाई आप देख सकते हैं। और अब सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तनाव भी पैदा होता है और जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता है। और इसके बाद क्या होता है कि इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। यानी कि एक बार कोई मुखिया बन गया तो सोचता है कि हमारा ही दबदबा रहे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में भी थोड़ा सा ये तेज होता है, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत के से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। यानी कि कोई नई बात नहीं कि तनाव है तो ऐसा क्यों है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आज ऐसा तनाव हो चुका है, ऐसा वहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है कि एक ग्राम पंचायत या गांव के सरपंच बनने के लिए ही लोग लाखों रुपए या मतलब कि 10-50 लाख रुपए खर्च करने में वो हिचकिचाते नहीं, और कर भी डालते हैं। यहाँ पे कर भी डालते हैं वो एक सरपंच बनने के लिए। 2,000-3,000 की पब्लिक के बीच में उन्हें चुनाव लड़ना, उतना भी वो नहीं कर पाते हैं। उतने के लिए वो पता नहीं कितना पैसा, कितना दिमाग, सब कुछ फूंकते हैं अपना। और इसके बाद क्या होता है, और ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है वहाँ पे। अब आ गया ना कि हमारा दबदबा बना रहे, इसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो और क्या हुआ कि संविधान के संशोधन ने क्या किया कि 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया। और ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। और वो विषय आप देख चुके हैं। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि क्या हुआ, भारत में इससे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। यानी कि जो पहले काम किया गया, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी छूट इनको बहुत कम दी गई है। और अनेक प्रदेशों में क्या हुआ कि अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे गए हैं। अभी अनेक प्रदेशों में ऐसा है कि उन्हें नहीं सौंपे गए। और इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय जो है वो कारगर ढंग से क्या कर रहे, काम नहीं कर सकते थे। और इस तरह से इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। और कुछ लोग क्या किए कि स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों को आवंटित करने के विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आलोचक भी बैठे हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया। कृषि अभी हमने देखा कि स्थानीय शासन को दे दिए गए, लेकिन कृषि से रिलेटेड कोई कानून बना दिया गया। तो अब इनके हाथ में नहीं कि अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आ गया तो उन्हें लागू करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से करवाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी ये ऐसा आलोचक कहते हैं। अभी हमने इसकी अच्छी बातें भी देखी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा हमने देखा कि बढ़ रही है। और महिलाओं की जो मौजूदगी है वो कम होती, मतलब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन एब्सेंट भी बहुत ज़्यादा वो होती रहती हैं।
कहीं न कहीं वो असफल अभी भी आज भी रहती हैं या उन्हें घर से उतना छूट नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस बार चलो पुरुष सीट नहीं आई, महिला आई तो होंगे हम ही, हमारे घर से ही होना, पावर हमारे हाथ में ही आनी है, तो इन्हें ही थोड़ा-सा सामने लाया जाए। बाकी तो वही है कि पर्दे के पीछे ही रहना पड़ेगा, तो ऐसे भी होता है। और प्लीज़ जिसके गाँव में भी महिला सरपंच हो ना, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा और बताइएगा कि वो कितना एक्टिव है, अपने काम को लेके वो कितना एक्टिव है। ज़रा इसे आप देखिएगा कि ऐसा है भी या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। तो ये तो हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम धन होता है। तो ये तो अब स्थानीय निकाय के पास तो ऑब्वियस है कि धन कम होगा। तो इससे भी आपको याद रखना है कि उनके मतलब कि जो इतनी सारी स्कीमें हैं तो उनको कर पाए, वो इम्प्लीमेंट कर पाए, उसके लिए भी धन कम होता है। जबकि हमने अभी देखा कि वहाँ पे वित्त की व्यवस्था भी की गई है। इसे आप भूलना नहीं प्लीज, वो पॉइंट जो आप नोट किए उसे रट्टा मारते रहिए। वित्त की व्यवस्था भी 73वें संविधान संशोधन में की गई थी कि वहाँ पे वित्त की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाएगी और स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। यानी किस पे निर्भर होते हैं? केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार पर होते हैं। तो वो तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता बहुत क्षरण हुआ है। और शहरी निकाय मतलब स्थानीय निकायों का जो कुल राजस्व उगाही में 0.24% ही योगदान है। जबकि क्या होता है, सरकारी खर्च का जो 4% यहाँ पे इन निकायों द्वारा व्यय होता है। और इस तरह से आपका क्या हो गया कि स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा कर देते हैं। इस कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। यानी कि ये जो संस्थाएं होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं? अनुदान देने वालों पे। तो क्योंकि इनकी आय कम होती, खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो तो वही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा, मतलब जो भी, वो एक मूवी बनी है इसमें कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ ऐसे करके है। तो मतलब उसका देख लीजिएगा आप, जो जैसे भी है। अब यहाँ पे आता है आपका कि इस अनुभव से या कि हम देखें कि यही संकेत मिलते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हैं। ये निष्कर्ष तो आप भी लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने समझा ना, तो वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ये जो है पूरे हमने देखा कि एक एजेंसी के रूप में भूमिका निभाते हमें दिख रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जरूरी रखे, मतलब जारी रखेंगे। और स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के मतलब वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए क्या करें? तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता का भागीदार जनता होगी और गांव और शहरों के लोगों को क्या होगा कि यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि इस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और क्या हो कि किसे नहीं, मतलब किसे अपनाना किसे नहीं अपनाना है। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बनने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा जो होगी कानून प्रावधानों के नहीं, बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होगी। कि आप कानूनी प्रावधान बहुत सारे बना ले, लेकिन उनके लिए क्या करें कि कोई वही है कि ना, आप एक दस्तावेज खूबसूरत सा हम लिख लिख के तैयार किए हमारी जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपकी नोट्स बहुत सुंदर सी आपने लिख लिख के डिजाइन बना बना के रंगीन पेन का इस्तेमाल करके आपने बहुत सजाया अपनी नोट्स को, लेकिन उससे आपने दोबारा कभी पलट के देखा नहीं। क्या मतलब है? आप कहोगे कि हमारी नोट्स तैयार है लेकिन हमने तो कभी रिवाइज किया नहीं, तो फिर वो तो बस सजी रह जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, आपसे वो चीज़ें बनने लगेगी, एग्जाम दोगे, आप क्रैक कर जाओगे, उस नोट्स का आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हमने उसे तो बस अलमारी में सजा के रख लिया कि इतना सुंदर हम लिखे हैं कि उसमें दाग लगने नहीं देंगे हम, और वो फिर हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए कि हम दस्तावेज लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं ला रहे हैं, उन्हें हम यथार्थता में उतारे तभी तो है। हमने संविधान में लिख दिया या उनमें संशोधन कर दिया, उससे काम नहीं होने वाला। ओवरऑल निष्कर्ष आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और हमेशा ही एक अधिकारी को ऐसे करना चाहिए कि समस्या का समाधान भी हो जाए, लोग हमारी तरफ से दूसरी तरफ जाएं भी ना, यानी कि सांप भी मर जाए, हमारा काम भी हो जाए और लाठी भी आपकी ना टूटे, सेफ बची रहे। कुछ इस तरीके का आपका मिडिल पाथ अपनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी आप गुस्से में आके किसी को गाली दे सकते हैं, वो आपको कितना भी बुरा भला बोल रहे, आप उसे गुस्से में, आप त्रिपुरा का कांड देखें आप कि कैसे हुआ था। एक आप सिविल सर्वेंट हो, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है,
आपको इतने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है कि आप में के अंदर मैच्योरिटी आए, आपको सहन शक्ति आपकी बढ़े। आप ऐसे घटिया काम नहीं कर सकते हो जाके वहाँ पे कि आप किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को अपशब्द बोल दो। हम अपनी निजी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से रहना है। हमें बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसे कंट्रोल करना पड़ेगा यदि अपनी प्रोफेशनल लाइफ बचानी है। यदि नहीं बचानी है तो फिर वही है कि आप जिसे मन करे जाके थप्पड़ जकड़िए और अपना रिजाइन लीजिए, चले जाइए। फिर कुछ ऐसे भी कांड होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। हमें इसीलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको एथिक्स भी पढ़ाया जाता है, आपको जो भी मेंटल एबिलिटी की बात बताई जाती है, आपको एटीट्यूड पढ़ाया जाता है, आपको हर चीज़ें समझाई जाती है, कैसे करना, क्या करना है। आपको थिंकर्स पढ़ाए जाते हैं कि वो कैसे काम करते थे, हमें किस तरीके से चलना, हमें उनसे क्या सीखना है। ये पूछने को मिलता है कि उनकी क्या प्रासंगिकता है। बताइए आप, महात्मा गांधी ये जो पहले काम कर रहे थे उनकी आज वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, उसे हम बताते हैं क्या, कैसे। तो वो चीज़ें हमें करनी, उनसे क्या सीखना है। इसलिए हमें थोड़ा सा ना समझ के, सोच समझ के चलना पड़ेगा। अपने अंदर एक अधिकारी वाली क्वालिटी भी लाना होगा, एक छिछोरों वाली क्वालिटी नहीं। और उससे यदि ला रहे हैं तो हम हवलदार ही चाहिए, फिर IAS तो हमारे बस की नहीं है, ठीक है। इन सब बातों को आपको थोड़ा समझ के चलना है, ध्यान से चलना है। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे कि जब भी आप आंसर करिए तो उसको कैसे लिखना है, उसका एंगल क्या होना चाहिए। मल्टीपल एंगल होना चाहिए, एक एंगल नहीं। एक क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, चाहे भले ही वो आपके पॉलिटी का क्वेश्चन हो, सारे टॉपिक आने चाहिए। कि अभी हमने जनगणना की बात की ना, जनगणना आपकी कहाँ पे आ रही है। कहीं आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, कहीं आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ भी मेंशन कर रहे हैं कि जनगणना हुई। हमने बहुत सारे डाटा की बात की, हमने कभी बात कर लेते हैं कि 1935 में क्या हुआ था, तो हिस्ट्री की बात हम यहाँ पे ला रहे हैं। और जब यहाँ की बात करेंगे तो हिस्ट्री में लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारा बहुत खूबसूरत होता है। मल्टीपल एंगल होना चाहिए, एक एंगल से ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आई थिंक टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें चलना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और ये 1-2 चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। फिर अपने नेक्स्ट अपने जो भी क्लास है उसमें आएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।